आपको पता है जब नेस्ले ने मैगी को लॉन्च किया था इंडिया में, तब इनिशियली 1980s के टाइम में इसके फ्री सैंपल्स बांटे जाते थे स्कूल्स में जाके। टारगेट ये था कि जो बच्चे हैं अगर वो लाइक करते हैं मैगी के टेस्ट को, मतलब इसको क्विक फास्ट स्नैक के तौर पे लॉन्च किया गया था, अगर किड्स लाइक करते हैं तो डेफिनेटली पेरेंट्स भी लाइक करेंगे और मार्केट को कैप्चर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये जो टाइम था ना वो मैगी का इनिशियल टाइम था, इंट्रोडक्शन का टाइम था, जब मार्केट में मैगी लॉन्च हुआ था। उस टाइम फ्री सैंपल्स बांटा गया, ठीक है। लेकिन फिर कुछ टाइम क्या हुआ, मैगी तो घर घर में जानने वाला नाम हो गया, सब इसको यूज़ करने लगे। लेकिन एक ट्विस्ट है। 2015 के टाइम, 2015 के टाइम में या फिर इसके आसपास, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं याद है, लेकिन इसी के आसपास ये ब्लेम लगाया गया कि मैगी में कुछ ऐसे मसाले यूज़ किए जाते हैं या मैगी मसाला में कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है जो कि हार्मफुल है हेल्थ के लिए, और स्पेशली यहाँ तो बच्चे इसको कंज्यूम कर रहे थे। तो फिर मैगी को रीलॉन्च किया गया कुछ टाइम बाद, और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें लॉस हुआ। साथ साथ ये वो टाइम धीरे धीरे आने लगा जिसमें कि लोग थोड़ा थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी होने लगे। अभी लोगों को समझ में आ रहा था कि बच्चों को अगर मैदा देंगे ना तो वो उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैगी ने कौन सी लॉन्च की वैरायटी, आप लोग सब जानते होंगे ना, आटा नूडल्स वगैरह, ओट्स वगैरह का भी नूडल्स इन्होंने लॉन्च किया। तो जैसे जैसे मार्केट का पैटर्न बदला, ट्रेंड बदला, लोगों की टेस्ट बदली, वैसे वैसे मैगी के भी अलग अलग स्ट्रैटेजी से अडॉप्ट करना पड़ा, ठीक है, मार्केट में सस्टेन करने के लिए फॉर लॉन्ग टाइम। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से ही रिलेटेड है। एंड अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ये प्रोडक्ट डिसीजन के अंडर आने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोडक्ट डिसीजन से भी पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके भी पहले हमने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में हमने पढ़ा कि 4 P's होते हैं। 4 P's में जो पहला मिक्स है दैट इज प्रोडक्ट, हम इसके बारे में यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। बीबीए का सिलेबस यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली कवर कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में 11th या 12th में भी अगर आपका ये टॉपिक है, 11th में यूजुअली होगा मे बी, अगर आपका ये टॉपिक है तो कंटेंट तो खैर सेम ही है, समझ लो विद एग्जाम्पल और हाँ नोट्स के साथ ही, ठीक है। तो एंड तक वीडियो को देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। सो विदाउट एनी डिले, टाइम वेस्ट किए बिना, मुझे पता आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मैगी या फिर जो सॉरी, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली ना ये एक जर्नी होती है प्रोडक्ट की। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं मेन, ठीक है। और ये जो स्टेजेस है ना, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम लॉन्च टू इट्स डिक्लाइन। आई रिपीट, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द जर्नी of a product through 4 main stages in the market from its launch to its decline। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमारा लोगों का भी लाइफ साइकिल वैसा ही होता है ना। हम when we born, हम फिर स्कूल जाते हैं, हमारा ग्रोथ होता है, हम फिर एक टाइम बाद ओल्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा भी लाइफ साइकिल होता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट का भी अपना लाइफ साइकिल होता है। अब क्वेश्चन ये है कि मैम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्यों पढ़ें भाई, क्या ज़रूरत है इसे पढ़ने की। तो बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझने से बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चलेगा कि ये 4 जो मैंने अभी आपको स्टेजेस बताए हैं ना, उन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, जो कि हम आगे और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से स्टेज में, यहाँ पे कौन से स्टेज में आपका प्रोडक्ट स्टैंड करता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है, डिसीजंस को लेना है। मार्केटिंग डिसीजन हो गया या फिर प्राइसिंग का हो गया, प्रमोशनल डिसीजंस, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट कौन से स्टेज पे जाके करना है, और डिफरेंट स्टेज के लिए अलग प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो इससे आपको बेसिकली हेल्प मिलता है कि हर प्रोडक्ट से हर फेजेस को टारगेट करते हुए आपको बेटर मार्केटिंग डिसीजंस लेना है, एंड देन इट विल हेल्प यू टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स एंड टू अवॉइड लॉसेस, ठीक है। पहले ही समझ लो, जैसे हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं ना, पहले ही हम सेविंग्स करते हैं ताकि अगर हमारा जब हम ओल्ड एज हो जाए तो हमारे पास इनकम आती रहे। सिमिलरली वो वैसे ही कुछ प्लानिंग है कि हमारा प्रोडक्ट अगर आज बहुत पॉपुलर है मार्केट में डेफिनेटली, तो कल को जाके उसकी डिक्लाइन स्टेज या फेज़ आएगा ही। उसके पहले ही कुछ ऐसा स्ट्रेटजी लो जिससे कि वो डिक्लाइन स्टेज या तो ना आए, अगर आ भी जाए तो उतना लॉस ना हो जितना हो सकता है, ठीक है। अब अगर बात करें कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन कौन से स्टेजेस हैं, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इस पे इसको ज़रा नोट्स भी बना लेना, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेज है वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर है ग्रोथ, फिर है मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। क्या क्या है स्टेजेस इसके, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ,
फिर मैच्योरिटी, सबको पता चल गया प्रोडक्ट के बारे में, सब लोग कंज्यूम करने लगे। फिर डिक्लाइन, अब बोर भी हो जाएंगे, नहीं लेगा कोई, अब मार्केट में नया ट्रेंड। कंज्यूमर बिहेवियर हमेशा, मतलब मैंने बताया ना कि मार्केटिंग बेसिकली डायनामिक है, ये जितना भी मार्केटिंग मिक्स है वो भी डायनामिक है, हर चीज़ हमेशा चेंज ही होता रहता है। तो डिक्लाइन भी कभी ना कभी होगा ही। अगर आज कोई प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे है या बहुत पॉपुलर है तो कल को वो डिक्लाइन होगा ही। तभी वो नहीं हो सकता जब उसने कुछ नया चीज़ अडॉप्ट किया या फिर एनपीडी कर ले, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें ना, तो प्रोडक्ट ये वो फेज़ है जहाँ पे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉफिट बहुत कम। जैसे मैंने अभी मैगी का एग्जांपल आपको बताया ना, तो ऐसा तभी होता है। सिर्फ मैंने बताया ना, फ्री सैम्पल्स बांटा गया था स्कूल में, जब बच्चों को अच्छा लगा और उनको टेस्ट अच्छा लगा, फिर जाके इसको लॉन्च किया गया मार्केट में, लोगों के बीच में इसको एडवर्टाइज़ किया गया। तो ये इंट्रोडक्शन फेज़ हुआ। अगर इंडिया में बात करें ना, तो इलेक्ट्रिक कार्स अभी इनिशियल या फिर अर्ली डेज में है, फिलहाल इतना भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टाइम पहले तो डेफिनेटली था। ग्रोथ की बात करें तो जैसे कि धीरे धीरे इस फेज़ में क्या होता है, जो सेल्स है ना वो धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट करता है, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, जो कॉम्पिटिटर्स हैं ये मार्केट में एंटर करने लगते हैं। सबसे मेन चैलेंज, अभी इंट्रोडक्शन में कॉम्पिटिटर कम थे या कोई नहीं था, ठीक है, अभी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आने लगेंगे, तो ये एक चैलेंज है। जैसे कि ई व्हीकल्स के साथ ही अदर ने भी एंट्री कर ली है मार्केट में, सब लोग अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने लगे हैं, पहले टेस्ला ने जैसे लॉन्च किया था वर्ल्ड वाइड। फिर आता है मैच्योरिटी का स्टेज। मैच्योरिटी वो स्टेज है जहाँ पे प्रोडक्ट का जो सेल है मार्केट में वो पीक पे है, अभी मार्केट सैचुरेटेड हो गया है, बहुत सारे कस्टमर्स वो लेने लगे हैं। अभी जैसे कि आईफोन्स की बात करें, आईफोन के ना हमेशा ही नए नए वर्जन आते रहते हैं। जैसे मेरे ख्याल से अभी आईफोन 16 चल रहा है, आपको शायद ज़्यादा पता होगा, आईफोन 16 चल रहा है। अभी सपोज अगर आईफोन 17 लॉन्च होता है, तो अगर आईफोन 17 लॉन्च होगा ना, तो ये इंट्रोडक्शन का स्टेज होगा कुछ टाइम तक, ठीक है। फिर धीरे धीरे ग्रोथ, मतलब लोग उसको परचेज करेंगे आईफोन 17 को, ठीक है। फिर मैच्योरिटी, ग्रोथ के स्टेज में क्या होगा, एडवर्टाइज किया जाएगा इसे बहुत ज़्यादा, टीवी पे आप न्यूज़पेपर पे आप ऐड देखोगे। फिर मैच्योरिटी, अभी सब लोगों को पता है कि आईफोन 17 आ गया, जितना मैक्सिमम इसका एडवर्टाइज करना था हो गया है, बहुत सारे लोग लेने लगे हैं, बहुत पॉपुलर हो गया है। इसके पहले कि वो डिक्लाइनिंग स्टेज में जाए, हाउएवर आईफोन 17 तो डेफिनेटली डिक्लाइनिंग स्टेज में जाएगा ही, लेकिन ये ब्रांड को ज़्यादा लॉस ना हो इस वजह से आईफोन इसके पहले ही क्या करेगी, आईफोन 18 लॉन्च कर देगी, ठीक है। तो प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड किया जाता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस, क्लियर। फिर जैसे डिक्लाइन की बात मैंने की ना, डिक्लाइन में क्या होता है, सेल्स फॉल हो गया, आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका आउटडेटेड हो जाएगा या फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे डीवीडी प्लेयर्स की बात करें तो डीवीडी प्लेयर्स अभी कौन यूज़ करता है हमें घर में, अब तो जो आपके मूवीज़ भी थी अब वो भी हम लोग फ़ोन पे ही देखने लगे हैं, तो इसको रिप्लेस किया। फिर उसके बाद जो फीचर्स फ़ोन थे, फीचर्स फ़ोन वही जो हमारा जो बेसिक फ़ोन जो अभी भी हमारे घर में पापा दादा या ये लोग यूज़ करते थे, वो जो उसे फीचर फ़ोन कहा जाता है, तो इसको भी रिप्लेस किसने कर दिया, स्मार्टफोन्स ने। तो इसका ये डिक्लाइनिंग स्टेज आ गया। तो हर प्रोडक्ट का एक फेज़ होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, ये तो हम समझ गए कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, हर प्रोडक्ट यही चारों फेजेस से होके गुजरता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है या क्वेश्चन ये है कि इसको समझने के बाद अभी हमें हर एक स्टेज के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करना है। अभी हम उसको समझते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें, आप ना ये ग्राफ बना लेना, यहाँ पे मैंने नोट्स बनाया हुआ है, आप प्लीज़ इसके हेल्प से अपने नोट्स को बनाना, और याद रखना, मैं फिर से बता रही हूँ, हम लोग नोट्स बना रहे हैं, पूरी बुक नहीं छाप रहे हैं। बुक में पहले ही बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, इतना ही लिखो जितना याद रहे, ठीक है, ब्रीफ में, लेकिन सब कुछ इंक्लूड करो। अभी अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को ना ग्राफ के थ्रू समझे, तो देखो यहाँ पे जो है टाइम दिखा देना, ठीक है, टाइम, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल्स, ठीक है। तो इनिशियली जो प्रोडक्ट सेल है ना वो बहुत ही कम है, देख रहे हो यहाँ पे प्रोडक्ट सेल, यहाँ पे मैं इसको ना हम लोग क्या करते हैं, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ये 4 फेजेस हो गया, सॉरी, ये 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब इनिशियली क्या होगा, जो सेल्स है ना वो बहुत ही कम है, लो सेल्स, इसकी जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंट्रोडक्शन फेज में क्या क्या होता है, फाइनेंशियल लॉसेस होगा, कॉम्पिटिटर्स बहुत कम होंगे, ठीक है, तो ये फ़ायदा होगा। फिर जैसे जैसे कुछ टाइम बाद धीरे धीरे मार्केट में सेल्स बढ़ेगा, तो सेल्स इंक्रीज़ होगा, ये ग्रोथ स्टेज है, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा, कॉम्पिटिटर्स आपके जो है वो भी बढ़ जाएंगे। साथ में ही ये वो फेज़ है जहाँ पे आपका लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा,
क्यों? क्योंकि जब आप सेल बढ़ता है तो हम उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे मास स्केल प्रोडक्शन होने की वजह से जो कॉस्ट ना वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, इनिशियली जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये तो लॉजिक वाली चीज़ है, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। एंड देन फिर फेज़ आता है मैच्योरिटी का, मतलब एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है मार्केट में प्रोडक्ट्स के डिमांड को लेकर के। सेल्स पीक पे रहेगी, हाईएस्ट प्रॉफिट होगा, लेकिन धीरे धीरे जो कॉम्पिटिटर्स के नंबर्स है ना वो कम होने लगेंगे, बिकॉज कॉम्पिटिटर अब जान गए हैं कि इस प्रोडक्ट को जितना मार्केट में कैप्चर मार्केट को करना था वो कर चुका है, अभी हमें कुछ नया लाना होगा, तो कॉम्पिटिटर्स उसी में कुछ नया फीचर ऐड ऑन करके नया प्रोडक्ट मार्केट में ले आएंगे। ठीक है, तो वो मैच्योरिटी फेज़ हुआ। अभी फिर आता है डिक्लाइनिंग का फेज़। डिक्लाइनिंग के फेज़ में क्या होगा, सेल्स फॉल करेगा, प्रॉफिट भी फॉल हो जाएगा, और कॉम्पिटिटर्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो यूजुअली इस फेज़ में क्या करते हैं, या तो स्टॉप कर देते हैं प्रोडक्शन को, ठीक है, या फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, या फिर नए कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग फेज़ में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। अब सॉरी, अलग अलग फेज़ में अलग अलग फीचर्स होते हैं। सॉरी, स्ट्रैटेजीज तो अभी हम कवर करेंगे। अभी की स्ट्रैटेजीज की बात करें तो 4 Ps हैं इसके अंडर में। अगर हम उसको रिलेट करके समझें कि स्ट्रैटेजीज क्या क्या होंगी, क्योंकि 4 Ps मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग डिसीजंस को लेकर के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। तो वन बाय वन इसको कवर करते हैं। इंट्रोडक्शन के फेज़ में क्या होगा, प्रोडक्ट कैसा होगा, मतलब प्रोडक्ट का फोकस किस पे होगा, अवेयरनेस क्रिएट करने को लेकर के। ट्रायल्स होंगे, ठीक है, जैसा मैंने भी बताया था, मैगी का फ्री सैंपल स्कूल्स में बांटना, फ्री में बच्चे मैगी खाते थे। फिर प्राइसिंग, प्राइसिंग में क्या होगा, या तो आप यहाँ पे स्किमिंग प्राइसिंग रखो या पेनिट्रेशन। देखो, जब इंट्रोडक्शन का फेज होता है ना, इंट्रोडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, हम आगे भी पढ़ेंगे। स्किम का मतलब होता है जब हम घर में जब बर्तन में दूध होता है तो याद करो ऊपर में एक क्रीम या मलाई का लेयर होता है ना, ये जो ऊपर का लेयर है इसको स्किम करना कहते हैं, जब आप उसको निकालते हो बाहर। ठीक है, तो स्किम का मतलब होता है जब हम इनिशियली मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, सपोज वो एकदम नया आइडिया है। इस केस में बिजनेसमैन के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्राइस चार्ज करे। ठीक है, आई रिपीट, इंट्रोडक्शन के फेज़ में बिजनेसमैन के पास ये स्ट्रैटेजी है कि वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज करे। लेकिन अगर मार्केट में आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि उसके और भी ज़्यादा बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आइडिया नया है आपका, इस केस में हो सकता है कि आप क्या करो, इनिशियली बहुत ही लो प्राइस चार्ज करो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को आप क्या करो, टारगेट कर सको। जैसे जियो, तो मार्केट को कैप्चर करने के लिए जियो ने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, पेनिट्रेशन की, बहुत ही कम या फिर फ्री दामों पे जियो के सिम को बेचा था, है ना, तो ये पेनिट्रेशन। अगर हम आईफोन की बात करें तो आईफोन इनिशियली ना स्किमिंग स्ट्रेटजी करता है, क्योंकि उसको पता है आईफोन के कस्टमर्स हैं, अब आईफोन 16 लाएगा, 17 लाएगा, तो इनिशियली वो बहुत हाई प्राइस चार्ज करता है, और धीरे धीरे जैसे ही वो पुराना होता है फ़ोन, वो प्रोडक्ट पुराना होता है, देन आईफोन 18 लाने से पहले उसका प्राइस धीरे धीरे लो करेगा। ठीक है, प्रमोशन, अब इसमें क्या होगा, इनिशियली इंट्रोडक्शन के फेज़ में हाई प्रमोशन होता है गुड्स का, और एडवर्टीजमेंट या ये सारी चीज़ें, एजुकेशन, मार्केट को एजुकेट किया जाता है, प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है ये कह के। फिर प्लेस के अंडर में पहले सिलेक्टिव या बहुत ही कम जगह पे इसको सेल किया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन सेल किया जाएगा, हो सकता है मार्केट में। ठीक है, प्लेस वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैनल को यूज़ नहीं किया जाएगा, बिकॉज कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा इनिशियली उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ग्रोथ के फेज़ में क्या होगा, अभी ग्रोथ के फेज़ में ना प्रोडक्ट का फोकस ये रहता है कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, फिर कॉम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए। ठीक है, ये प्रोडक्ट का हुआ, ये प्राइस कैसे रखा जाएगा, ग्रोथ के फेज़ में कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा जाएगा, और ग्रोथ के टाइम में ये ना स्ट्रॉन्ग एड्स या फिर ऐसे ऐड जो कि कॉम्पिटिटर से खुद का प्रोडक्ट को बेस्ट बताए, ऐसे एड्स दिखाए जाते हैं, और जो अवेलेबिलिटी है ना उसको एक्सपैंड किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स ओपन किया जाएगा ग्रोथ स्टेज में। ठीक है, ग्रोथ जब फेज़ आएगा प्रोडक्ट का। मैच्योरिटी वाले फेज़ में क्या होगा, जो प्रोडक्ट है ना उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की जाएगी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर उसमें लाया जाएगा। जैसे अगर मैं बताऊँ ना, आटा मैगी,
आटा मैगी को मार्केट में फिर से लाना, ये मैच्योरिटी का ही एक स्ट्रैटेजी है कि हमें अभी एक्स्ट्रा हम प्रोडक्ट लेके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मैगी लेके आए हैं, नूडल्स लेके आए हैं हेल्थ कॉन्शियस के लिए। इसके पहले कि वो लोग हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करना छोड़ दें, हम आटा मैगी नूडल्स लेके आ गए हैं। डिस्काउंट्स ऑफर्स दिए जाते हैं, रिमाइंडर, लॉयल्टी एड्स वगैरह दिया जाता है, ठीक है। ये प्रमोशन का स्ट्रैटेजी हो गया। सेल एवरीवेयर, ये हो गया आपका प्लेस का स्ट्रैटेजी, ठीक है। डिक्लाइन की बात करें तो डिक्लाइन के अंडर में आपका जो प्रोडक्ट है ना, उसको या तो सिंप्लीफाई कर दिया जाता है या प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जाता है। प्राइसिंग में क्या होता है, प्राइस को एकदम कम कर दो, ड्रॉप प्राइसेस, जितना भी ओल्ड स्टॉक है ना उसको क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी वो फेज़ आ गया है कि प्रोडक्ट अभी डिक्लाइनिंग स्टेज में है। मिनिमल नो एड्स, ताकि हम कॉस्ट को सेव करें, ठीक है। लोगों को पता तो है ही प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, अब वो खरीदें इसके लिए सिर्फ प्राइस ही एक सहारा है, प्राइस को कम कर दो, लोग खरीदेंगे, बिकॉज एडवर्टीजमेंट सब कुछ होने वाला नहीं है। और अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करो, ठीक है, क्योंकि लोगों को जिसको लेना होगा वो कम प्राइस पे लेगा ही प्रोडक्ट। मार्केट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हम बहुत सारे स्टोर्स के थ्रू उसको बेचते हैं तो हमें उसका रेंट वगैरह भी देना होगा, तो अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करो, बिकॉज अब उनको नहीं लेना है प्रोडक्ट, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइस कम करके ही बेचा जा सकता है उसको। तो अलग अलग फेजेस के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, को हमें डिज़ाइन करना होगा, सॉरी, अलग अलग फेजेस के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को हमें डिज़ाइन करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नीचे कमेंट करना, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाओ, दोस्तों में शेयर कर लो, ठीक है। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जियो के पहले भी बहुत सारे आपके टेलीकॉम सेक्टर्स में कितने सारे आपके थे ना, कॉम्पिटिटर एयरटेल था, वोडाफोन, कितने सारे थे। तो पेनिट्रेट करने के लिए जियो ने क्या स्ट्रेटजी बनाई, सॉरी वो करने के लिए